अब हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं ही, जो केंद्रीय मंत्री हैं और इनके पास विभाग भी कई सारे हैं। मेरे साथ मौजूद है सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। आपका अभिनंदन है इस मंच पर। ये खेल के भी मंत्री हैं और क्या उत्तर प्रदेश में जो खेला हो रहा है उसको भी बारीकी से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हाल ही में अपना संकल्प पत्र लेके आई है, इसके क्या मायने हैं, इस पर भी आज हम सवाल पूछेंगे। वो सवाल जो देश के मन में है, जो उत्तर प्रदेश के मन में है। अनुराग जी, आपका अभिनंदन है। संकल्प पत्र आया, कई सारे वादों के पिटारे लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ से सवाल भी आया। और वो सवाल धधक कर यह आया कि 5 साल कुछ नहीं करवाया, इसीलिए दोबारा संकल्प लिया गया। अमीश जी, मैं पहले तो ये कहूं कि आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करते हैं और ग्राउंड पे सपा जीरो है, बेहाल है, इसीलिए इस तरह के आरोप लगाती हैं। बसपा सपा की सरकारें जब रही, उत्तर प्रदेश बेहाल रहा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गुंडाराज, माफिया राज, इनका बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी, पलायन के लिए मजबूर थी। लेकिन 2017 में हमने सबसे बड़ा वायदा किया था, गुंडाराज, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। आज 5 वर्षों के बाद आपके बीच में कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश को गुंडा और माफियों से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। आप संकल्प पत्र लेके आए हैं तो वो वचन पत्र लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हम गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम करेंगे। अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार है। वो कहते हैं ये पुरानी सपा नहीं, ये नई सपा है, इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कुछ नया नहीं है। वो जितने मर्जी वचन दे लें, उनके वचन पत्र लाते समय क्या नेताजी साथ में थे? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अखिलेश जी के साथ परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाभी नहीं है, चाचा नहीं है। जो परिवार के कुनबे की पार्टी थी, उनके अपने भी नहीं है। शिवपाल यादव तो उनके साथ आप देखिए कहां पर है, का भी आशीर्वाद है, कहां पर है, किस स्थिति में है। ये अपने आप में दिखाता है, जो परिवार का ना हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि अखिलेश पर आप एक मॉरल प्रेशर बनाना चाहते हैं? यही आपकी रणनीति है? नहीं अमीश जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूं कई मामलों। पिताजी उनके साथ है, मैं बहुत स्पष्ट हूं कई मामलों में जी। किसका स्वागत करने गए? ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं। यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी, आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? ममता बनर्जी को देख के बीजेपी वालों को गुस्सा आ जाता है। गुस्सा इसलिए आ जाता है क्योंकि उन्होंने आपको बंगाल में चुनाव जीतने नहीं दिया। ममता दीदी ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यही बीजेपी वाले शोर में जाते थे बंगाल में 200 पार, लेकिन मैंने रोका नहीं, इनको पॉलिटिकली रौंद दिया। उसके बाद जो अपनी सीट से चुनाव हार गई हो, उनको नैतिकता नहीं थी वहां पर पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने की। अपनी सीट हारी थी, जनता ने हराया था, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कैसे बनी? और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, ये 2 दंगई इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ये दोनों दंगई हैं। क्यों? ममता बनर्जी जी के यहां पर दंगे पे दंगा। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जहां पर दंगा उससे पहले उसके बाद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिवारों समेत पलायन करना पड़ा, हत्याएं कर दी गई, बलात्कार के मुकदमे ऐसे सामने, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ। और जो दूसरा उनका स्वागत करने वाले अखिलेश यादव थे, उनके हर चौथे दिन में दंगे होते थे। जब से योगी आदित्यनाथ आए,
ऐसे दंगइयों का उत्तर प्रदेश से पलायन होना शुरू हो गया है। दो चीजें अब, क्योंकि आपने दंगों की बात करी, आपने बोला कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दो दंगाई हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले बोला था कि दो लड़के इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी दंगों का जिक्र किया था। एग्जैक्ट वर्ड्स उनके क्या थे मैं आपको बता दूंगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दंगों के जख्म को कुरेदना चाहती है? योगी आदित्यनाथ भी दंगों की बात करते हैं, केशव मौर्य भी आए, वो भी दंगों की बात करते हैं, आपका शीर्ष नेतृत्व भी दंगों की बात करता है। आप दंगों का घाव भुलाना ही नहीं देना चाहते, इससे आपको वोट मिलते हैं। आरोप आप पर यह है। संकल्प पत्र में आपके कुछ भी हो, लेकिन मंच से आप दंगे की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए जी, आप अपने घर में रहते हो, आपकी बहन के साथ अत्याचार होता है, आपके परिवार पर अत्याचार होता है, आपको पलायन करके मजबूर होकर अपना घर छोड़कर प्रदेश छोड़ना पड़ता है, क्या आप उस दर्द को भूल जाओगे? मेरा सवाल है आपसे, मेरे आपके शो में बैठे सबसे सवाल है, जो चैनल पर देख रहे हैं उनसे सवाल है, क्या आपके परिवार को मजबूर करके, आपकी बहू बेटियों की इज्जत का खिलवाड़ करके, आपके परिवार में से किसी की हत्या करके, आपके घर में आग लगाकर एक डर का वातावरण खड़ा करके आपको पलायन के लिए मजबूर कर दिया जाता, तो क्या आप उस जख्म को भूल सकते हो? आप नहीं भूल सकते। और हमने क्या किया है? हमने केवल इतना कहा, अगर पलायन कैराना से हुआ, अगर देश के गृह मंत्री वहां देखने गए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, जो पहले अखिलेश के समय पलायन करके गए थे, वो सब लोग अपने घर में वापस आए। ये हुआ तब जब हमने सुरक्षा का वातावरण दिया है। मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं, एग्जैक्ट बताता हूं। दो लड़के जोड़ी बनाकर दंगों की भट्टी में यूपी को झोंकने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था तब की सरकार जश्न मना रही थी, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है? और योगी आदित्यनाथ तो 80-20 की बात करते हैं, और पॉलिटिकल पंडित कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कम्युनल एजेंडा थोप रही है दोबारा उत्तर प्रदेश में। पिछली बार शमशान और कब्रिस्तान की बात करी थी। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के सत्ता के 5 वर्ष देखिए, कोई एक मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई कह सकता है कि हमारे साथ अत्याचार हुआ? एक व्यक्ति बताइए किसी के खिलाफ कोई दंगा हुआ? कोई हिंदू बताइए कोई दंगा हुआ? किसी के खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करते हैं। हामिद अंसारी ने बोला, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि अकलियतें डरी हुई हैं। अकलियतें यानी मुसलमान डरा हुआ है। ओवैसी क्या कहते हैं? आप तो सदन में राहुल गांधी को सुनते ही होंगे, कई बार वो काफी कुछ बोलते हैं। आपसे वैसे युवा ही होंगे या फिर आपसे थोड़े बड़े होंगे? ये उम्र का अंदाजा आप लगा लीजिए, लेकिन बातचीत में तो आप समझ सकते हैं कितने कर बड़े हैं। लेकिन क्या 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 आपको लगता है, ये जो आरोप आप पर लगता है कि अकलियतों को आप डराने की कोशिश करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, कुछ लोगों ने बांटो और राज करो इसकी राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट बटोरा। मैं आपके चैनल के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता के सामने बात रखना चाहता हूं। 70 साल का खाता निकाल कर देखिए, जिस जाति और जिस धर्म के नाम पर आपसे वोट मांगा था, आपकी गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, क्या आपके लिए कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने कुछ किया? लेकिन जब चुनाव आता है और अखिलेश यादव ये कहें कि मैं जीरो टॉलरेंस देखूंगा, अरे तेरी सरकार में तो चौथे दिन दंगा होता, तो जीरो टॉलरेंस कहां गई थी? वो कह रहे इस बार जीरो टॉलरेंस होगी अतीक अहमद हो, अंसारी हो, नाहिद हसन हो, यूनुस खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, ये वो नाम है या जेल में है या बेल पर है? वो कहते हैं आप तो ठोकने वाली सरकार है। और इनकी कैंडिडेट की लिस्ट पर इन सबके नाम है। ये सब दिखाता है, ये कैंडिडेट की लिस्ट नहीं, चार्जशीट की कॉपी है जो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की लिस्ट नजर आती है। जयंत चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया और उसने बोला कि मुजफ्फरनगर दंगों में कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम जब सरकार में आएंगे तो ऐसे दंगे नहीं होंगे। आप बार बार कहते हो कि 5 साल पहले की जो सपा की सरकार थी उसने क्या कहा। सपा पूछती है कि आपने 5 साल में क्या किया। मैं आपको कुछ बयान बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि विपक्ष का गठबंधन जो है वो सड़े गले माल जैसा है, बस लिफाफा सिर्फ नया है और कुछ नहीं है। देखिए, महागठबंधन पहले भी हुआ, सड़ा गला माल, झूठे पहले भी बातें किए गए,
जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। जी। और मैं जयंत जी को यहां पर याद करवाना चाहता हूं, थोड़ा समय निकाल के वो छोटे चौधरी साहब के वीडियो भी देख लेंगे। जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, अजीत सिंह की आप बात जब कर रहे हैं। आप, हाँ जी, छोटे चौधरी साहब ने कहा था जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा, ये मैंने नहीं कहा, ये छोटे चौधरी साहब ने लेकिन कहा। जयंत और चौधरी उस तो गाड़ी कह में रहे हैं आजकल- कि और अमित शाह के ऑफर पर जयंत शाह ने कहा मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। मैं दूसरी बात करता हूं, दूसरा उन्होंने क्या कहा जी। कि सबसे ज्यादा दंगे किसने करवाए, सपा की सरकार ने कराए। किसने कहा? छोटे चौधरी साहब ने कहा। इनके खिलाफ तो झंडा छोटे चौधरी साहब लेकर चलते थे। अच्छा एक बात बताइए, आप चर्बी और गर्मी की लड़ाई लड़ रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर, गर्मी की बात करते हैं योगी जी, और जयंत चौधरी ने बोला कि बीजेपी के नेताओं पर जो चर्बी चढ़ी है ना, वो इस बार ईवीएम पे जो वोट डलेगा ना, वो चर्बी उतार देगा, यानी वो अहंकार की चर्बी की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को जी। एक बार याद कराना चाहता हूं, ये चमड़ी उधेड़ने वाले वही लोग हैं जो सपा की सरकार में संरक्षण पाते थे, फलते फूलते थे और पलायन करने पर मजबूर करते थे। ओवैसी साहब पर हमला हो जाता है, आप कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं पहली बात तो कहता हूं, कानून व्यवस्था का देखिए कहां से, जिसने गोली चलाई उसको कितनी देर के अंदर गिरफ्तार किया? और गोली तो चली ना, 1 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया। सपा की सरकार थी, 1 घंटा तक किया, 1 साल में गिरफ्तारी नहीं होती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस आजम खान की भैंसों को ढूंढने के लिए जाती थी, लेकिन किसी की बेटी को अगर अगवा करके ले जाते तो उसको ढूंढने कोई नहीं जाता। पर ओवैसी पर हमला जो हुआ, और ओवैसी ने मना कर दिया मैं Z+ सिक्योरिटी भी नहीं लूंगा, और ओवैसी साहब का कहना है कि कानून व्यवस्था की पोल तो खुद ही खुल गई पूरी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का काम कानून की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और आगे भी करती रही। राहुल जी कुछ दिन पहले लोकसभा में खूब बोले थे, उन्होंने बोला था भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का एक समूह है। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी बहुत कुछ बोला, उन्होंने बोला कि कांग्रेस का डीएनए ही विभाजन की नीति है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर है। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स के अंदर एक हेट हमें देखने को मिल रही है बीते कुछ वर्षों के अंदर? देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह हालत है कि 2019 की हार का सदमा अभी तक नहीं भूल पाई। राहुल जी ना सदन में नजर आते, ना सड़क पे नजर आते हैं, केवल ट्वीट करके न जाने कहां घूमने चले जाते हैं। सदन में बोले भी, आपने सुना होगा उनको, बोले, लेकिन जब उत्तर मिला प्रधानमंत्री जी का तब गायब हो गए, क्योंकि पता था कि आगे से क्या होने वाला है। पूरे देश ने देखा है, जो धुनाई हुई है ना, वो शायद लोकसभा में भी राज्यसभा में तथ्य देकर प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की पोल खोली है कि कांग्रेस ना होती तो क्या क्या होता। ये देश के सामने प्रधानमंत्री ने रखा और एक एक सत्य है। और मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं, राहुल जी शायद विदेश में ज्यादा पढ़े, देश में समय कम लगाया होगा। ये जो कश्मीर की गलती नेहरू जी ने की थी, जिसका खामियाजा हिंदुस्तान को कई सालों तक भुगतना पड़ा, 43,000 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हमारे सैनिक बल भी थे, आम नागरिक भी थे। अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए खत्म किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। एक बात बताइए कि पंडित नेहरू की बात लाने की सदन में आवश्यकता क्या थी? कांग्रेस कहते हैं कोई बात ही नहीं कंप्लीट नहीं होती बीजेपी वालों की पंडित नेहरू के बिना। प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। उन्होंने कई सारे विषयों को रखा। शायद ही कोई सड़क, एयरपोर्ट, संस्था का नाम नेहरू जी, इंदिरा जी, गांधी जी, राजीव गांधी जी इनके नाम पे ना रखा हो। कांग्रेस ने यही किया केवल। कितनी सीटें? फाइनल नंबर आपका कितना है? 10 मार्च का दिन होगा, अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम भी बेवफा निकली, क्योंकि अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस? मैं इसलिए कहता हूं, वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, अब मना लिया मन, इनको करना दफा है। 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। चलिए, ये तो देखिए 10 मार्च के नतीजे बताएंगे और बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर होगी। लेकिन जनता को मेरी एक ही अपील रहती है हमेशा कि वोट जरूर डालिए, वोट के साथ बेवफाई मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर। बहुत धन्यवाद।
इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। थैंक यू सो मच।